हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपेंशन पढ़ लिया था, ठीक है। हमने सॉलिड्स के लिए भी एक्सपेंशन पढ़ा, लिक्विड्स के लिए भी, एज वेल एज हमने गैसेस के लिए भी एक्सपेंशन पढ़ा। अब हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। हम इसमें मेनली डेफिनेशन ही पूछी जाती है। स्पेसिफिक हीट में एक लेटेंट हीट होती है, तो आप इस टॉपिक में सारे हीट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो मेनली स्पेसिफिक हीट, अब देखो, या तो हम इसे स्पेसिफिक हीट बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। मेनली क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या होती है? देखो, जब हमने मेनली एक्सपेरिमेंट किया तो हमने क्या पाया कि अगर हमने डिफरेंट बॉडीज ली, ठीक है। अगर कोई बॉडी ज्यादा हैवी है तो उसमें जो टेम्परेचर राइज हुआ वो बहुत टाइम लिया उसने, ठीक है। इट मीन्स अगर कोई हैवीली बॉडी है, ठीक है, हमने उसमें लिक्विड डाल दिया, कोई एक पतली बॉडी है, आपने कोई भी एक पतीला लिया, ठीक है, एक आपने आयरन का लिया जो बहुत ज्यादा हैवी है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा भारी है, उसमें जो थिकनेस है मेटल की बहुत ज्यादा है, और उसमें आपने पानी डाला। दूसरा आपने कोई भी कॉपर ले लिया या फिर आयरन का ही कंटेनर लिया, पर उसमें थिकनेस क्या है, कम, ठीक है। तो जब आपने देखा कि जो कम थिकनेस वाला है उसमें क्या हुआ, उसमें वाटर जल्दी से गर्म हुआ, वाइल जो मोटी थिकनेस का उसमें कम, ठीक है। तो मेनली आप देख सकते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट से भी, आपने भी अपने घर में भी देखे होंगे नॉर्मली ऐसी चीजें। तो आप देखेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर राइज होना होता है वो हमारा मैटर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसका मास कितना है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो मेनली जो हीट है, हमारी हीट प्रोड्यूस्ड हुई है उस मैटर में, तो वो हमारे मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेनली यहाँ से क्या है, ये एक इंडिकेट करता है एक फिनोमिना, दिस इंडिकेट द फिनोमिना दैट नेचर ऑफ सब्सटेंस इज, यहाँ से हमें क्या पता लगा कि नेचर ऑफ सब्सटेंस is one of the important factor in the study of specific heat, ठीक है। मेनली हमारे सब्सटेंस जो है उसका नेचर कैसा है वो हमारा स्पेसिफिक हीट उस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो मेनली वही चीजें है कि जब हमने हीट अप्लाई करी एक हैवीली बॉडी को, तो उसमें क्या हुआ, वो धीरे से उसका टेम्परेचर राइज हुआ, वाइल कोई एक थिनर बॉडी थी उसमें टेम्परेचर जल्दी से राइज हो गया, ठीक है। तो लेट, अगर हम मानते हैं सपोज डेल्टा क्यू इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, हमारी कोई एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लिया हमने, कोई भी डेल्टा क्यू इज small amount of heat energy, एक हीट एनर्जी ली है हमने एक टेम्परेचर राइज करने के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल तक। सपोज डेल्टा क्यू इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दैट हीट एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर of a certain मास, ठीक है, किसी भी एक सर्टेन मास की हमने कोई 1 kg 2 kg, ठीक है, मतलब कोई भी डिफरेंट मास लिया, उसमें हमने कोई भी एक डेल्टा क्यू ली जो हमारा कोई भी एक हीट, ठीक है, हम हीट किसी भी चीज से दे सकते हैं, जैसे हमने कोई हीट कोई बर्नर के थ्रू दी या फिर हमने कोई एक बड़े इंस्ट्रूमेंट के थ्रू दी, तो हम जो वो हीट दे रहे हैं हमने वो हीट मानी कि हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दिया है टेम्परेचर राइज करने के लिए किसी एक मास के लिए, ठीक है, ऑफ अ सर्टेन मास m, ठीक है, उसका मास मानो m है, और जो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हुआ है एंड इट इंक्रीजेस द स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, बहुत कम हीट दी है तो जो हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा वो भी बहुत कम होगा, इंक्रीज द स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा टी, ठीक है, हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो डेल्टा टी हुआ है। अब हमने उस एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि मेनली जो हमारी हीट होती है, ठीक है, अगर हम बहुत ज्यादा हीट दे रहे हैं तो वो हमारा डिपेंड कर रहा है मास पे भी, उस पर्टिकुलर बॉडी के मास पे भी डिपेंड कर रहा है, दैट इज डेल्टा क्यू is directly proportional to m,
फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। जो हमारे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारी डिपेंड करती है मास पे भी, ये बात आप समझ गए, ठीक है। अब हमारा क्या है, अगर हमारी हीट होगी, ठीक है, अगर ग्रेटर हमारा मास होगा तो हमें ज्यादा ही हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी टेम्परेचर को राइज करने के लिए। इसका मतलब यही है, दैट इज ग्रेटर द मास of the substance, larger the amount of heat required to raise the temperature, ठीक है। अगर larger is the mass then higher value required to raise the temperature, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि जो हमारी हीट है, अब जितनी ज्यादा हीट होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा। इट मीन्स जो मेरी हीट है वो डिपेंड कर रही है किस पे, टेम्परेचर पे। मेनली जो टेम्परेचर है वो डिपेंड कर रहा है हीट पे, ठीक है। तो दैट इज डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, दैट इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अगर हमें ग्रेटर करना है इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हमें इंक्रीज इन टेम्परेचर ज्यादा करना है देन वी हैव टू प्रोवाइड द मैक्सिमम हीट, ठीक है, मोर हीट, ग्रेटर हीट, ठीक है। तो मेनली ये दो चीजें हैं। अगर मैं कंबाइन करती हूँ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को, देन आई विल फाइंड द डेल्टा क्यू is directly proportional to m delta t, ठीक है, from equation first and second, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड से आपने लिया, if I remove the sign of proportionality then I use a constant that is s, m delta t. Here s is the specific heat capacity, ठीक है। मेनली जो s है या तो हम इसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोल सकते हैं, s is the constant of proportionality, या फिर हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसकी मैं डेफिनेशन कराऊंगी, मेनली ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से कीजिएगा, पहले एक बार लिख लीजिए, साथ के साथ आप लिखिएगा जरूर हीट कैपेसिटी। देखो जैसे मेनली यहाँ से अगर मैं S को डिफाइन करती हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, ठीक है। तो आप देखो हमें पता है डेल्टा Q इज S M डेल्टा T। अगर मुझे S की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो मैं M डेल्टा T को उस तरफ डिनोमिनेटर में अगर शिफ्ट करती हूँ देन आई विल फाइंड M डेल्टा T। S क्या आ गया ये, ठीक है। अगर देखो मेरा जो मास मैं लेती हूँ 1 kg, ठीक है, मास मैंने लिया कोई 1 kg या फिर 1 यूनिट, और जो मेरा टेम्परेचर राइज हुआ है, ठीक है, जो राइज हुआ पहले मानो 2 डिग्री था, अब वो राइज होके 2.5 हो गया, तो मुझे राइज मान लो मेरा 0.5 है, ठीक है। तो ऐसे मेरा राइज मानो कि मैंने 1 डिग्री लिया है, ठीक है, यूनिट लिया है। अगर डेल्टा टी, अगर राइज भी मेरा क्या है 1 यूनिट, 1 यूनिट से मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो मेनली मेरा S क्या आ जाएगा, इफ आई पुट दिस वैल्यूज डेल्टा S इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन 1 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरी हीट रह जाएगी वो क्या आ जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू S। जो मेरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या आ जाएगी, मेरी हीट जो हमने दी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को रेज करने के लिए हमने जो हीट दी है वही हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, हमारी स्पेसिफिक कैपेसिटी की। बट कब, जब हमारा मास हो किसी एक बॉडी का 1 यूनिट और हमने जो टेम्परेचर रेज किया है वो भी 1 यूनिट से रेज किया है, ठीक है। तो हाउ विल आई राइट इट, ठीक है, हाउ कैन आई राइट इट, आई राइट इट एज स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस may be defined as the amount of heat required, क्योंकि हमने डेल्टा क्यू क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो यही हमारी स्पेसिफिक
जो हीट है वो किसके इक्वल है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर के, कब, जब हमारा मास ऑफ 1 यूनिट और हमारी टेम्परेचर रेज हुआ है वो भी क्या हुआ है 1 यूनिट। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of the substance through unit degree। ठीक है, वही चीजें जो मैंने आपको समझाई बस लिखी है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर के इक्वल होता है जब हमें कब, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास, जब हमारा मास क्या हो, यूनिट हो। ठीक है, इट मींस 1 हो, ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 यूनिट डिग्री। ठीक है, थ्रू यूनिट डिग्री, मेनली जब हमें 1 डिग्री रेज करना हो। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। मेनली जो आप देख सकते हो आप, डेल्टा क्यू हमारा डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, दैट इज स्पेसिफिक हीट भी मेरी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। ठीक है, कई बार एमसीक्यू में डाल के पूछ लेते हैं। तो स्पेसिफिक हीट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करिए तो ऑब्वियसली डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो मेनली अगर हम आप यहां से देखते हैं तो S इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा t है। ठीक है, तो अगर आप यूनिट निकालेंगे, यूनिट कैसे आएगी, यूनिट क्या होती है हमारी, मेनली डेल्टा क्यू के लिए कैलोरी, m के लिए पर ग्राम एंड पर डिग्री सेल्सियस। तो इसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए यूनिट्स कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ ली जाते हैं, दैट इज यूनिट इज कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 डिग्री है, अगर मैग्नीट्यूड इज केल्विन स्केल के लिए पूछ लेते हैं, जैसे मैंने ये डिफाइन किया डिग्री सेल्सियस में, अगर मैं इसे डिफाइन करती हूँ केल्विन में। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 1 डिग्री ऑन Kelvin scale is same as that on Celsius scale। अगर मैं मान लेती हूँ कि जो मेरा 1 केल्विन है, that is 1 केल्विन is equals to 1 डिग्री सेल्सियस on Celsius scale। ठीक है, तो मेनली अगर मैं इसमें निकालूंगी तो मेरी क्या यूनिट आ जाएगी, इसमें मेरी यूनिट आ जाएगी जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, ये क्या आ गई मेरी, ये मेरी वैल्यू आ गई है किसमें, ये मेरी एसआई यूनिट एंड दिस इज विल बी सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। ठीक है, केल्विन में मेरी क्या हो जाए, सॉरी, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस विल बी सीजीएस एंड जूल पर केजी पर केल्विन विल बी एसआई यूनिट। ठीक है, आपको पता है मेनली अगर मैं इसे चेंज करती हूँ तो 1 जूल मेरा क्या होता है 4.18 कैलोरी। ये मैंने चीज आपको पहले बताई है कि 1 जूल इज इक्वल टू 4.18 कैलोरी। ठीक है, तो यहां से देखो बेटा, यहां से क्या होगा, अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर देखो। ठीक है, आप ये न्यूमेरिकल्स में आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विल बी 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, दैट इज 1 कैलोरी को मैं अगर ग्राम है, ठीक है, इसे मैं लूं अगर केजी में, पर केजी में दैट इज 1000 कैलोरी पर केजी पर केल्विन। और अगर मैं कैलोरी को चेंज करती हूँ जूल में, देन व्हाट विल बी, आई फाउंड 1000 मल्टीप्लाई बाय 4.18 जूल पर केजी पर केल्विन। तो if I multiplied it, then 4180 joule per kg per Kelvin। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या आ गए हमारे 4180 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, जैसे अब इसमें आप देखेंगे, ठीक है, तो ये सिर्फ आपको कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछ लेता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ हाइड्रोजन होती है हमारी, हाइड्रोजन के लिए होती है
3.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फॉर वाटर के लिए अगर मैं लेती हूँ, फॉर वाटर के लिए होती है मेरी 1 H2O 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए, ठीक है। याद रखना मैं वाटर के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, कैलोरी में बोल रही हूँ, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा मिनिमम होती है, मिनिमम हमारी होती है रेडोन और एक्टिनियम के लिए, ठीक है। रेडोन और एक्टिनियम के लिए दैट इज मिनिमम होती है 0.022 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मिनिमम होती है रेडोन और एक्टिनियम के लिए। और हमारा इसमें एक और केस आता है जो स्पेसिफिक हीट होती है, ठीक है। जो स्पेसिफिक हीट है हमारी, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड करती है, डिपेंड ऑल्सो ऑन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो मेनली हमारा क्या है कि जैसे हमें पता है कि वो नेचर पे डिपेंड करती है, बट वो सब्सटेंस के स्टेट पे भी डिपेंड करती है, जैसे वेदर इट इज सॉलिड, वेदर इट इज, ठीक है, लिक्विड, और वेदर इट इज गैस, ठीक है। तो मेनली अगर मैं हीट ऑफ आइस के लिए लूं, आइस के लिए होती है मेरी स्पेसिफिक हीट, वो होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर is 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर मैं स्टीम के लिए लेती हूँ, स्टीम के लिए मिनिमम होती है दैट इज 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मेनली जो हमारी स्पेसिफिक हीट होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस एंड द सेकंड वन इज जो हमारा स्टेट होती है, ठीक है, वो लिक्विड है या फिर सॉलिड है या फिर गैस है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं आइस के लिए लेती हूँ स्पेसिफिक हीट, उसकी 0.5 कैलोरी पर केजी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है, और हीट वाटर के लिए 1 होती है और स्टीम के लिए 0.47 होती है। जबकि आप इसका बेस देखेंगे तीनों का बेस वाटर होता है, ठीक है। तो मेनली स्टेट पे भी ये बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।